गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी 4 यूनिट ख़त्म हो गई हैं। अब हम आखिरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मोस्टली हमें हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग के बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको पीछे थोड़ा ले चलना चाहूँगा। जैसे हमने पहले मशीनिंग पढ़ी थी, कन्वेंशनल मशीनिंग। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसेस हैं, अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, तो इसमें हमने कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, या आप कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। अब ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में भी लेज़र भी मशीनिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन भी मशीनिंग हो सकती है, एक्सप्लोसिव मशीनिंग हो सकती है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्यों इन चीज़ों के बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि पीछे हम क्या कर रहे थे, जो हमारी मशीनिंग हो रही थी वो यूजिंग लो एनर्जी हो रही थी और वहाँ पे मास प्रोडक्शन रेट कम था, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, लाइक एज हार्डर मटेरियल की मशीनिंग पॉसिबल नहीं थी, अगर ब्रिटल मटेरियल से उनकी मशीनिंग पॉसिबल नहीं थी, प्रोडक्शन रेट कम था, हीट इफेक्टेड जोन ज़्यादा हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम हुई हमारी अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आके। समथिंग लाइक दैट EBM, ECM, LBM, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें वेल्डिंग प्रोसेस की, तो पीछे हम जॉइनिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो वो सारे जॉइनिंग प्रोसेस, जैसे कि आर्क वेल्डिंग थी, गैस वेल्डिंग थी, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, वो सारे जॉइनिंग प्रोसेस उतने इफेक्टिव नहीं थे जितने कि यहाँ हमने अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस को पढ़ा, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, अंडर वाटर वेल्डिंग के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ हमारी एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज हुई जो हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं आज के दिनों में, वो मटेरियल, उन मटेरियल्स की ज्वाइनिंग के लिए जो कि पीछे हमारी ज्वाइन नहीं हो पाती विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेसेस। ठीक इसी टाइप से हमने फॉर्मिंग प्रोसेसेस के भी पढ़ा है, बारे में भी पढ़ रखा है पीछे। वो प्रोसेसेस भी काफ़ी इफेक्टिव हैं, बट जब उनकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी अगर लिमिटेशन स्टार्ट हो गई तो ऐसा नहीं है हम उसके फर्दर ऑन आगे जाके हमें मशीनिंग नहीं करनी है, हमें फॉर्मिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारी जो नीड है वो बियॉन्ड इट्स लिमिटेशंस भी हैं। तो हमें उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करना होगा, या हमें उन नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करना होगा, या उन नई टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना होगा जो हमारे जो हमारी नीड है उसको फुलफिल कर पाए। सपोज कि अगर हम एडवांस वेल्डिंग पे ना आए होते तो क्या अंडर वाटर वेल्डिंग पॉसिबल होती विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल वेल्डिंग? नहीं पॉसिबल होती। ठीक इसी टाइप से अगर हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग में ना आए होते तो क्या जो हमारी हार्डर मटेरियल थे, हमारे पास टूल तो सॉफ्ट ही बचे थे, माइल्ड स्टील, कार्बाइड के टूल्स, तो क्या उनसे कुछ और हार्डर मटेरियल्स या ब्रिटल मटेरियल्स थे, उनकी मशीनिंग पॉसिबल हो पाती? नहीं पॉसिबल हो पाती। तो इसी टाइप से अगर हम फॉर्मिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें बड़े मटेरियल की लेंथ ज़्यादा है, उसकी फॉर्मिंग करनी, तो हमें घंटों लग जाते हैं, और वही घंटों का काम यहाँ सेकेंडों में होगा, या आप पहले मिनटों में होगा, फिर इंस्टेंट, जस्ट इंस्टेंट पे होगा। कहाँ? हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग। तो इसलिए हम हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करते हैं इसको। तो हम इसमें कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे क्या प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ HERF, and after that in last we will discuss about the application of HERF. Okay, so what is the high energy rate forming? सिंपल सी चीज है, इट्स नॉट, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेन ही डेवलप करा रहे थे, स्ट्रेन डेवलप हो रही थी तो डिफॉर्मेशन हो रहा था। अब यही जो स्ट्रेन का रेट है ना, उसे हम हाई कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि जो हमारी फॉर्मिंग है वो स्ट्रेन रेट से ही डिस्क्राइब की जाती है। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन रेट ड्यूरिंग फॉर्मिंग क्या होती है। फॉर्मिंग में अगर स्ट्रेन रेट को हम डिस्टर्ब करते हैं या फिर स्ट्रेन रेट को हम कंट्रोल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा। जो फ्लो स्ट्रेसेस हैं वो इंक्रीज करती हैं विद स्ट्रेन रेट्स। टेम्परेचर ऑफ वर्क भी इंक्रीज करता है विथ स्ट्रेन रेट। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक हीटिंग होती है। अब चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो ये टर्म एडियाबैटिक आपको वेल नोन होगा। अगर जैसे जैसे हम स्ट्रेन रेट को इंक्रीज करते हैं तो एक इम्प्रूव कर देता है लुब्रिकेशन को और एक लुब्रिकेटिंग फिल्म को मेंटेन करता है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट मटेरियल्स हैं जिनकी फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं हो पाती थी सिंपल वे में, लेकिन जब हम स्ट्रेन रेट को इम्प्रूव करते हैं तो उनकी भी फॉर्मिंग इजीली हो जाती है। दे कैन इजीली डिफॉर्म अंडर हाई स्ट्रेन रेट्स। ओके, अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रिंसिपल्स पे। वी कैन से इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एचईआर। सेम बात है कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस की बात करें तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस में इफ यू आर डूइंग हैमरिंग देन दिस इज आल्सो अ फॉर्मिंग प्रोसेस। बट यहाँ पे जब हम अनकन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करेंगे या हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो एनर्जी का रेट होगा वो जो एनर्जी हमें डिलीवर हो रही है वो काफी हाई रेट पे होगी rather than as compared to the conventional फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या होगा कि लार्ज एनर्जी अप्लाइड हो जाएगी फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पे जो प्रैक्टिस में आता है कि हाई पार्टिकल्स वेलोसिटी, जो हमारी फॉर्मिंग में किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स की वेलोसिटी वो काफी हाई हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग भी कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्टिकल्स की वेलोसिटी, किसी पार्टिकल्स की वेलोसिटी हाई हो जाती है तो हमारी फॉर्मिंग का रेट भी काफी हाई हो जाएगा। बिकॉज वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्यों हाई होगी, जब उसमें डिफॉर्मेशन रेट हाई होगा या फिर आपके लिए स्ट्रेन रेट हाई होगा, तो उसी टाइम पे जब स्ट्रेन रेट हाई होता है तो हमारी फॉर्मिंग प्रोसेस की वेलोसिटी भी अपने आप हाई हो जाती है। बहुत सारे मेटल्स थे जो पहले नहीं फॉर्म हो पा रहे थे, होते हैं, लेकिन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन डिफॉर्म दैट मटेरियल्स आल्सो। लार्ज पार्ट जो हैं, लार्ज पार्ट्स भी आसानी से यहाँ पे मशीन हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। And if we are going to use this technique then it may be possible that under कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस उनकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी फ्रैक्चर की वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, यहाँ पे हम थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेन दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेन रेट है, स्ट्रेन रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर वर्क का धीरे धीरे इंक्रीज ही करता रहता है। दैट्स वाई द स्ट्रेन रेट जो है स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। जो भी हमारी पहले प्लास्टिक स्ट्रेन थी, जो यील्ड स्ट्रेस था, द यील्ड स्ट्रेस एंड फ्लोज stress at lower plastic strain are more dependent on strain rate than the tensile strength.
High rate of strain causes the yield point to appear in test on low carbon steel that do not show a yield point under ordinary rates of strain. अगर हम सिंपली रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो यील्ड पॉइंट हमारी पहले ही आ जाती थी, लेकिन अगर हम हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमारी यील्ड पॉइंट थोड़ा ऊपर आएगा। बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो है कि ये है कि प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्ट्स बन जाते हैं। डाई कॉस्ट का रिलेटिवली कम है। टॉलरेंस को हम इजीली मेंटेन कर लेते हैं। जैसे हमें कन्वेंशनल मशीनिंग या कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करें तो हमें टॉलरेंस को अचीव करने के लिए थोड़ी इफर्ट करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे हम टॉलरेंस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज दिस प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड इजीली। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सेटिलिटी ऑफ प्रोसेस। काफ़ी वर्सेटाइल प्रोसेस है, किसी भी मटेरियल्स की हम इसमें फॉर्मिंग कर सकते हैं, वो मटेरियल्स भी जो जिन मटेरियल्स की पहले फॉर्मिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। okay? आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग बैक नहीं आता, या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिमम स्प्रिंग बैक ही रहता है इसमें, इस प्रोसेस के अंदर। तो ये भी एक हमारी एडवांटेजेस हुई। इन प्रोसेसेस में पावर हैमर रिमूव हो जाती है, दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन कॉस्ट है पार्ट का वो लो हो जाता है और ये इकोनॉमिकली जस्टिफाई ही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स शेप्स और प्रोफाइल को हम इसमें इजीली मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं, और अगर वही कॉम्प्लेक्स और शेप्स को हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग इन कन्वेंशनल मशीनिंग या कन्वेंशनल मशीनिंग नॉट कन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेस में, तो वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में, तो वो कॉम्प्लेक्स शेप्स या कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की, कन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेस की, तो वहाँ पे हमें फॉर्मिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप 3-4 मेथड 3-4 पार्ट्स में स्टेप्स को डिवाइड करना पड़ता था, और हमारे उन सारे प्रोसेस के थ्रू हमारे सीरीज में इसके एक के बाद एक के बाद एक दूसरा प्रोसेस फिर तीसरा प्रोसेस ऐसे करके हमें हमारे प्रोडक्ट को फ्लो कराना पड़ता था उनसे, तो जाके लास्ट में हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता था। बट हियर we can obtain the final shape or dimensions in one stroke. सो हमारी जो प्री फॉर्मिंग प्रोसेस हो रही थी पहले, या फिर आप कह दीजिए कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मिंग प्रोसेस जो बीच में आ रही थी, जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे, वो इलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी फॉर्मिंग प्रोसेस है, एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सुटेबल है, रेंज ऑफ कुछ एक पर्टिकुलर रेंज के लिए काफ़ी सुटेबल है, सच एज स्मॉल नंबर्स और बैचेस के लिए मास प्रोडक्शन हमें करनी है, तो ये काफ़ी सुटेबल है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लिमिटेशंस की, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस तो पहले लिमिटेशंस हमारी ये है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इट फ्रॉम डिज़ाइन टू एक्सक्यूजन प्रोसेस, जो हमें डिज़ाइन बनानी है और उसको एक्सक्यूट करना है, इन सारे प्रोसेसेस के लिए मीन्स टू से फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट प्रोसेस हमें हाई स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है।
जब हम हाई एनर्जी रेट पर फॉर्मिंग करते हैं तो उस टाइम पे ट्रांजिएंट स्ट्रेसेस ऑफ हाई मैग्नीट्यूड अप्लाई, जो हाई मैग्नीट्यूड के ट्रांजिएंट स्ट्रेसेस होते हैं वो वर्कपीस पे अप्लाई हो जाते हैं। दैट्स वाई अगर कुछ ब्रिटल मटेरियल्स हैं तो उनकी फॉर्मिंग के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस सुइटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रैक्चर आ सकते हैं ड्यू टू ट्रांजिएंट स्ट्रेसेस ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। ओके, क्योंकि हम इसमें हाई सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, इट में बी केमिकल एक्सप्लोसिव, इट में बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, so there should be a better handling parts also, मीन्स हमें इन एनर्जी को केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। कुछ हमारे गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो भी किया जाना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो हमारी डाई किस मटेरियल की बनी हुई है उसकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो हाई शॉक्स को अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर वो हाई शॉक्स को अब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उनमें क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी हाई एनर्जी का एप्लीकेशन है उसको हमें कंट्रोल वे में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी इसेंट्रिक हुए तो फिर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। It may develops cracks in, it may be that cracks develop in work or die, it may be in both। ऐसे ही केस हो सकते हैं कि दोनों में क्रैक्स डेवलप हो जाए, तो हमें उसको काफी केयरफुली या कंट्रोलिंग वे में, कंट्रोल्ड मैनर में हैंडल करना पड़ेगा। और किसी भी मेटल की फॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है, या मतलब हमें उसके पास हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो मेटल किस टाइप से बिहेव करता है, जिससे कि उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकें। अब अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं कि किस टाइप के एप्लीकेशंस की फॉर्मिंग हो सकती है, तो मैं थोड़ा पहले जाऊंगा। मैं बात करना चाहूंगा जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग या कन्वेंशनल फार्मिंग थी, वहां पे हम किस टाइप के एप्लीकेशंस की फॉर्मिंग कर पा रहे थे। अगर हम बात करें कन्वेंशनल फार्मिंग की, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स की हम फार्मिंग कर ले जा रहे थे, और वहां पे कुछ चीजें भी डेवलप हो जा रही थी, जैसे कि कन्वेंशनल फार्मिंग में हो रहा था कि हमारे पास क्रैक्स वगैरह इजीली डेवलप हो जा रहे थे। अगर हमें किसी ब्रिटल मटेरियल की फार्मिंग करनी थी तो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता था। तो ऐसे चैलेंजेस तो यहाँ पे आराम से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, जो कि इसके एडवांटेजेस में आएंगे। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, तो जैसे हम कन्वेंशनल में हम यूटेंसिल्स बना लेते थे, टैंक वगैरह भी हम बनाते थे, लेकिन स्मॉल टैंक्स की फॉर्मिंग हो जाती थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम शिप बिल्डिंग बना लेंगे। शिप को बनाने में यूज किया जाएगा ये प्रोसेस, जो कि एक लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। अगर हमें लार्ज पार्ट्स की फॉर्मिंग करनी है, प्लेट्स की फॉर्मिंग करनी है, और वो पार्ट्स भी जो कि जिनकी थिकनेस 25 mm तक हो। ऐसा नहीं है कि हम 25 mm से ज़्यादा थिक प्लेट है तो उनकी हम फॉर्मिंग कर लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस प्रोसेस में। अगर हमें बेंडिंग भी करनी है, पाइप्स की बेंडिंग करनी हो या ट्यूब्स की बेंडिंग करनी हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल हो जाती हैं।
लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है कि जो हमारी थिकनेस होनी चाहिए वो अप टू 25 mm तक होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि क्रिम्पिंग ऑफ मेटल स्ट्रिप, सपोज अगर हमें किसी मेटल की स्ट्रिप है उसकी क्रिम्पिंग करनी है तो उसके लिए भी हमारा HERF प्रोसेस, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस, काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर हम बात करें कि जो रडार यूज़ होते हैं उनके अगर हमें डिशेस बनानी होती हैं तो उसके लिए भी हम हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग की प्रोसेस की यूज़ करते हैं। तो और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद भी हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे, शायद एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, वाटर हैमर फॉर्मिंग। तो इन सारी चीज़ों को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।